समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ऋषिकेश में युवा न्याय संघर्ष समिति ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारी महिलाएं गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर उनसे मिलने पहुंची हैं, लेकिन वित्त मंत्री के परिजनों ने घर का दरवाजा नहीं खोला। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। वहीं मेयर अनीता ममगाई ने आंदोलनकारी महिलाओं की पूरी बात को सुना और उनकी मांग के संबंध में सीएम धामी से मुलाकात करवाने का आश्वासन भी दिया। विधायक प्रीतम सिंह ने यह कहा कि बीजेपी आखिर इस मामले में सामने आ रही उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं उजागर करना चाह रही है। सत्र के दौरान भी बीजेपी अंकिता हत्याकांड को लेकर जवाब नहीं दे पाई। घर गए ताकि उसकी पत्नी भी एक महिला होने के नाते हम समर्थन दे रहे। एक फूल इसलिए हम लेके गए थे, गुलाब का फूल, ताकि फूल दे के हम उनका समर्थन मांगेंगे। पर वहाँ पे वो नहीं थी। अगर घर में होगी भी तो उनके जो गार्ड थे पुलिस वाले, वो बाहर आके कहने लगे कि मतलब वो है ही नहीं घर में, वो दे रहा था उन्हें। और दूसरी बात, हम आपस में महिला इसलिए हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा वहाँ पे विधानसभा में, बोल रहा कि वो कमरा वीआईपी है। कमरा कभी वीआईपी होता है क्या? हाई कोर्ट में गए हैं ये बात कहने के लिए कि हमारी बेटी हत्या जिन्होंने की है उनके नाम उजागर हो, उसको न्याय मिल सके, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे भी जो सरकार का दिल नहीं पसीजा। सरकार कहती है कि अगर न्यायालय कहेगा तो हम कराएंगे, अगर न्यायालय कह देगा तो फिर तो करानी पड़ेगी। सरकार की क्या हैसियत है कि उन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर। और ऋषिकेश से संवाददाता जितेंद्र चमोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर ये तमाम महिलाएं जो कि एक अनोखा प्रदर्शन करती दिखी, हाथों में फूल इनके दिखे, हालांकि वापस इन्हें लौटना जरूर पड़ा क्योंकि घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया था। जी, मैं बता दूं, ये युवा न्याय संघर्ष समिति पिछले 51 दिनों से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कार्मिक अनशन और अनशन कर रहा है। कल युवा न्याय संघर्ष समिति से जुड़ी कुछ महिलाएं हाथों में फूल लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के घर पे गई और कहा कि जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र में बयान दिया कि जो जिस वीआईपी की बात कर रही हूँ, कोई आदमी वीआईपी नहीं है, बल्कि वो कमरा वीआईपी है जिसके लिए अंकिता को फोर्स किया जा रहा था। इस बयान को लेकर जो युवा न्याय समिति की जो महिलाएं हैं वो काफी प्रभावित है इस बयान से कि उन्होंने उसके प्रेमचंद अग्रवाल की बातों की निंदा की, जिसके बाद ये सब महिलाएं प्रेमचंद अग्रवाल के घर पे गई और अपना विरोध प्रकट करने के लिए गई, लेकिन हालांकि उनके घर पे उन्हें कोई नहीं मिला। बिल्कुल। और देखिए, इन प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वहां की मेयर से बातचीत की। हालांकि मेयर ने आश्वासन दिया है कि वो सीएम धामी से जल्द उनकी बातचीत करवाएंगी। जी बिल्कुल। इसके बाद जो प्रेमचंद अग्रवाल के वित्त मंत्री के घर के जाने के बाद स्थानीय जो महिलाएं जो आंदोलन कर रही है वो स्थानीय जो मेयर है नगर निगम की अनीता ममगाई, उनके घर पर गई। अनीता ममगाई ने उनके घर पर बिठा कर उनसे बातचीत की, कहा, आश्वासन दिया कि वो अपनी जो महिलाएं का मंत्रिमंडल है उसको लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास रखकर महिलाएं अपनी बात रखेंगी। प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया भी अभी हम सुन रहे थे जितेंद्र। उन्होंने कहा कि संसद में भी अंकिता हत्याकांड का कोई यहां पर रिएक्शन सामने नहीं आ रहा था। उस मामले को लेकर कि कौन है आखिर वो वीआईपी, उस पर भी कोई बातचीत बीजेपी नहीं कर रही थी। जी बिल्कुल। जो शीतकालीन सत्र था उसमें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस और के तमाम विधायकों ने अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर सदन में सवाल उठाया, लेकिन सदन में कोई ठोस जवाब सरकार द्वारा उनको नहीं दिया गया। आज मैं बता दूं, आज उप नेता प्रतिभा भुवन कपाड़ी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कहा जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, अंकिता के जो हत्यारे उनको फांसी नहीं मिल जाती, तब तक वो अंकिता के माता पिता खड़े। तो सीएम से मिलने का आश्वासन जरूर दिया गया है मेयर की ओर से, लेकिन इन महिलाओं की क्या प्रतिक्रियाएं बाद में सामने आई हैं क्योंकि इन्हें वापस लौटना पड़ा?
जी बिल्कुल, महिलाएं इस बात को लेकर बहुत ही आक्रोशित हैं कि जैसे सदन में एक वित्त मंत्री ने बयान दिया कि वो बल्कि कोई आदमी नहीं है जिसके अंकिता को दबाव बनाया जाए, कोई आदमी नहीं बल्कि वो एक कमरा है। इस बात को लेकर जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं काफी आहत हुई हैं कि आखिर इतने बड़े वित्त मंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो उस वीआईपी आदमी को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जितेंद्र, वित्त मंत्री का कोई रिएक्शन अब तक सामने आया, क्योंकि उनके आवास पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं? जी, वित्त मंत्री के आवाज पर लगातार ये महिलाएं धरना दे रही, लेकिन वित्त मंत्री ने अभी तक मीडिया में आके को अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो मुझे बोलना था मैंने अपने सदन में इस बात को बता दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। देहरादून में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का डंडा चला है। देहरादून से मसूरी जाने वाली रोड पर किंगरेक से पानी वाले बैंड तक हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया है। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र नेगी और एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि आगे भी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। मसूरी से देहरादून का जो हमारा रूट है, इस पर विभिन्न प्रकार के जो लोगों ने इलीगल स्ट्रक्चर्स बना दिए जो आयरन फ्रेम में बनाए गए। इनको 1 मंथ पहले एमडीडीए, राजस्व, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी 4 डिपार्टमेंट से ज्वाइंटली हमने इसका एक सीमांकन कराया था और प्रॉपर इनकी सुनवाई करने के पश्चात एमडीडीए ने जो सील वाली बिल्डिंगें हैं, जो डिमोलिश वाली बिल्डिंगें हैं, उनको प्रॉपर बता दिया है कि आपका टूटने हैं। तो आज इसके अभियान के क्रम में स्टार्ट कर दिया गया है अभियान। इस पर हम जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़वा रहे हैं और ये अभियान, क्योंकि इसमें समय लगना है, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हिली टेरेन पर बने हुए हैं, तो इनको एक एक स्ट्रक्चर में पूरा दिन लग जा रहा है। पानी वाला बैंड से ऊपर और पानी वाला बैंड से नीचे 2 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें कि हम ऊपर की तरफ मसूरी की तरफ हैं। अभी हमने लगभग जो है 10 से ज़्यादा जो है अतिक्रमणों पर जो हमने चिन्हित थे उन पर कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने स्वयं भी हटाए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया और जिनका विधि विरुद्ध चल रहा है, एक तरीके से प्योरली कब्जा भी है और अन्य भी जो है वो एक्टिविटी दिख रही है, रूम्स बना रखे। नरेश नोटियाल हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश, देहरादून से मसूरी जाने वाला जो रास्ता है उस पर जो भी अवैध निर्माण था उस पर कार्रवाई हुई है, उसे ध्वस्त किया गया है, प्रशासन का चाबुक उस पर चला है, और क्या जानकारी इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहाड़ों की रानी मसूरी के जो आसपास के क्षेत्र है या जो देहरादून से मसूरी के लिए जो रास्ता आता है उसमें बड़े बड़े अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े निर्माण वहां पे हुए हैं। उसके बाद जब वहां से ट्रैफिक मसूरी की ओर आता है, पर्यटन सीजन के दौरान वहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण बन गए। लोगों ने अपने अपने वहां पे रोजगार के जो साधन उन्होंने जोड़े, उसके पास में वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसको लेके वहां पे जाम की स्थिति बन जाती है। इसी के संज्ञान को लेके जो जिलाधिकारी जितने भी वहां पे अवैध निर्माण बने हैं उनको हटाया जाए। तो उसके बाद जो है जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद तैयार हुआ है वहां पे अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उसके बाद जो देहरादून से मसूरी के लिए रास्ता आता है, पानी वाले बैंड से लेकर नीचे जो सदर एसडीएम सदर है उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है, और पानी वाले बैंड से लेकर जो मसूरी किंगरेक तक का जो अवैध निर्माण किया गया है और अतिक्रमण किया है, उसके ऊपर जो एसडीएम मसूरी उन्होंने कार्रवाई की है। और उसके ऊपर भी करीब जो पानी वाले बैंड से मसूरी के लिए जो रोड जाएगी उस पर करीब 10 निर्माण के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की। और कुछ लोगों ने, जो वहां के जो लोग हैं, कुछ लोगों ने अपने आप भी हटा दिया था, और जो कुछ और बचे थे उनको जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया है। उसके बाद अभी भी जो ये जो कार्रवाई है आज का पहला दिन था, लेकिन इसको 3-4 दिन लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, पानी वाले बैंड से लेकर मसूरी तक के लिए बड़ा एरिया है, तो उसमें 3-4 दिन लगेंगे। और जो और निर्माण जो बचे हुए वहां पे उसके ऊपर भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण क्या वहां पर होटल और रेस्टोरेंट्स बने हुए थे जिन्हें ध्वस्त किया गया है, या कोई छोटी मोटी दुकानें?
बिल्कुल, देखिए उसमें अगर मैं देहरादून मसूरी की अगर बात करूं तो पानी वाले बैंड से नीचे देहरादून की तरफ की बात करूं मैं तो उसमें बड़े बड़े निर्माण किए गए, उसमें होटल बनाए गए हैं, साथ में रेस्टोरेंट भी है। एक कुछ लोग जो वहां के जो स्थानीय लोग उन्होंने अपनी जगह पे छोटे छोटे से खोखे बना रखे हैं जिसके ऊपर व्यवसाय करते हैं। तो बड़े जो निर्माण है उनमें से एक जो बड़ा निर्माण था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, उसको तोड़ा गया है और जो उसमें से जो 9 जो और जो निर्माण थे, अवैध निर्माण थे, उनको भी हटाया गया। कुछ तो उनमें से जो स्थानीय लोग उन्होंने खुद ही हटा दिया कि हम आज या कल 1-2 दिन में हटा देंगे, लेकिन बड़े निर्माण पर भी एक कार्रवाई हुई है और 2-3 दिन के अंदर तो 1-2 बड़े निर्माण और है, उसके ऊपर भी निश्चित कार्रवाई होगी। जिनकी दुकानें ध्वस्त की गई हैं, जिनके खोखे ध्वस्त किए गए हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए उनसे भी जब हम लोगों ने बात की है तो उन्होंने कहा ठीक है हमने निर्माण तो बनाया है क्योंकि हम तो मूल रूप से यही के रहने वाले, खाता खतौनी हम लोगों की यहाँ की, हम लोग यहाँ नहीं व्यवसाय करेंगे तो कहाँ करेंगे। लेकिन ये है कि उनका कहना सही है कि व्यवसाय करेंगे, लेकिन जो MDD जिला जो प्राधिकरण है वहाँ पे उनसे उनको नक्शा पास करवाना चाहिए था, उसके बाद ही उनसे निर्माण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो वहाँ के लोग उन्होंने ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से टूट गए। लेकिन ये है कि जो NH जो PWD विभाग है या NH विभाग है तो ये अभी की जो मैं बात करूं मसूरी देहरादून रोड PWD के अंदर में आती है और लोक निर्माण विभाग ने उसको जितने उनको जगह की थी उतने भी उन्होंने अभी तक कार्रवाई की, क्योंकि जो बड़े बड़े निर्माण की तरफ है उसके ऊपर MDD कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी जो PWD द्वारा कार्रवाई की गई है उसको जितना उनको चाहिए था उतना ही उनको उन्होंने कार्रवाई की ताकि जो रोड पे जो गाड़ी खड़ी ना हो और जो रोड की साइड में जो बड़े बड़े जो टैक्स लगा रखे हैं या कुर्सियां लगा रखे हैं उनको हटाया गया है। बिल्कुल, और इस अवैध निर्माण से ये भी होगा कि ट्रैफिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती होंगी क्योंकि रोड बहुत पतली होती हैं पहाड़ों की। बिल्कुल, देखिए पहाड़ों में रोडें बहुत छोटी हैं और बड़ी बड़ी रोडें हुआ नहीं करती, तो छोटी रोड पे आदमी अगर टूरिस्ट आया है तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पे किसी की दुकान है तो वहाँ पे खड़ी कर देगा और उससे सीधा सीधा वहाँ पे आने जाने वाले की जो यातायात है बाधित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने दुकानें लगा रखी है जिसमें होटल खोल रखा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी जाएगा तो वहाँ पे बैठेगा जरूर उसके पास, तो इसमें जाम की स्थिति हो जाती है। और ऐसे में अभी भी देखा है कि आज पहला दिन है तो 2-3 दिन में ही ये निश्चित पूरी जो कार्रवाई है वो करेगा जिला प्रशासन और जो रोड जितनी तेज जो चौड़ीकरण रोड का होगा उसके बाद ही किया जाएगा, लेकिन अभी 2-3 दिन के अंदर ही पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है नरेश, शुक्रिया आपका। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए हैं। झगड़े के दौरान एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पुलिस ने CCTV को खंगाला। SP क्राइम जगदीश चंद्र का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। नवीतल रोड पर गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर की यह घटना है। इसमें एक सक्षम नाम का लड़का है, 17 साल उसकी उम्र है। कुछ इनके बीच में कहीं कुछ झगड़ा हुआ है और इसमें चाकू मार के लोग फरार हो गए हैं। इसको घायल अवस्था में ब्रिजलाल हॉस्पिटल में लाया गया है। इसका उपचार चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है। जल्दी ही पुलिस इसमें जो लिप्त लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनका पता लगा ले। हर्ष रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हर्ष, ये पूरा मामला क्या था? 2 गुटों में जिस तरह से भिड़ंत हुई है, एक गुट ने दूसरे गुट के व्यक्ति को चाकू से लहूलुहान कर दिया, पुलिस कार्रवाई चल रही है इसमें? जी देखिए, अगर बात की जाए तो ये आज हल्द्वानी के ठंडी सड़क के पास एक गुरु तेग बहादुर स्कूल है, जहां पर 12वीं की क्लास में पढ़ने वाले छात्र के पर कुछ बदमाशों ने चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि जो 12वीं में पढ़ने वाला छात्र सक्षम है, उसकी उन बदमाशों के साथ कल भी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी को लेकर आज एक बार फिर से यही बदमाश उस छात्र के पास आए, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसी बीच वहां मौजूद एक बदमाश ने चाकू निकालकर छात्र के ऊपर वार कर दिया, जिसके बाद मौके पर जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जो छात्र है उसको भर्ती कराया हॉस्पिटल में, जहां उसका उपचार चल रहा है। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से उन्होंने छात्र के ऊपर चाकू से हमला किया। छात्र की हालत कैसी है फिलहाल? जी फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में छात्र का इलाज चल रहा है। फिलहाल जो बताई जा रही है, जो हमें जानकारी मिली है कि छात्र की जो कंडीशन है वो फिलहाल स्थिर है। डॉक्टर उसको लगातार देखभाल करने में लगे हुए हैं। पुलिस भी लगातार हॉस्पिटल के पास मौजूद है और पूरे मामले पर पुलिस के साथ साथ सभी की नजर बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्ष आपका जानकारी को साझा करने के लिए।
फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी संगठन में कुछ नए लोगों को जगह मिली है। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ को समिति में शामिल किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए जयवीर शेरगिल को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की और नड्डा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। इस दौरान सीएम धामी ने जेपी नड्डा की दीर्घायु होने की भगवान से कामना की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द ही भरा जाएगा। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ ही अस्पतालों में दवाइयों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रोसेस है और जब समय आएगा तो वो लिस्ट आउट होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HR मैन पावर की जो कमी है, जो अभी फिलहाल नर्सेस में है। अब चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग अभी इसमें रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका आउट हो जाएगा। और बाकी 820 ANM के पद हैं, उसको भी हम लोग अभी फिलअप करने का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इससे जितनी भी मैन पावर रिलेटेड कमियां हैं उस लैकुने को हम लोग फिल कर। पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड के कारण बद्रीनाथ के पास बहने वाली ऋषिगंगा का पानी भी जमने लगा है। झरने से बहने वाले पानी भी यहां पर जम चुका है और बद्रीनाथ धाम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है, जिससे पानी जम रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। शीतलहर के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
काशीपुर में छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपी गुरविंदर गुरी और विक्की को जेल भेज दिया है। दोनों ही आरोपी बिजनौर और अफजलगढ़ के रहने वाले हैं। दरअसल पीड़ित नर्सिंग अंतिम वर्ष की छात्रा है और वो काशीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही है। 29 नवंबर को जब वो शाम को अस्पताल से घर लौट रही थी, उसी दौरान बगवाड़ के पास दो युवकों ने उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और फिर जसपुर के रास्ते में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को आरोपियों की मोटरसाइकिल का नंबर भी बताया और उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कुंडा में पीड़िता के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि जब वो काम से अस्पताल में काम करती हैं, वहां से वापस आ रहे थे तो दो व्यक्ति आए, वो अपने दोस्त के साथ थे और उन्होंने उनके दोस्त के साथ बातचीत करके और उनको धमका करके भगा दिया था। और फिर ये पीड़िता जो बालिका थी, इसको लेकर गाड़ी से अपने साथ गए और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया, ये जो सूचना दी गई थी कि दुष्कर्म किया गया। हमने तत्काल इसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद जो पीड़िता के द्वारा चीजें बताई गई थी उसको वेरीफाई किया गया। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से सूचना सही पाई गई थी। दो लोगों की हमने अरेस्टिंग करी है। इसमें एक गुरविंदर गुरी और एक जसवंत नाम का है। ये दोनों अफजलगढ़ के रहने वाले हैं। ये यहाँ गढ़ी नेगी में उस दिन आए थे अपनी बहन के वहां और रास्ते में जाते समय इन लोगों ने जब इस पीड़िता और उसके दोस्त को देखा तो उनके साथ बदसलूकी करी और ले जाकर के इस घटना को अंजाम। देहरादून में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर 14 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही 11 छात्र छात्राओं को अलग अलग कोर्स में अव्वल आने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पेट्रोलियम विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश ही नहीं, विदेशों से भी छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आ रहे हैं। समारोह में शिरकत करते हुए उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल विश्वविद्यालयों का एक खेल महाकुंभ कराने की तैयारी में है। साथ ही सरकार के ये भी लक्ष्य है कि साल 2025 तक सबसे ज्यादा आईएएस उत्तराखंड से ही निकले। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज 20th कन्वोकेशन था यूपीएस का और बहुत खुशी हुई कि जिस प्रकार से जो अचीवमेंट्स हैं यूपीएससी की, और कई पैमाने में सोचता हूँ ये उत्तराखंड की भी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जो उन्होंने पूरे विश्व में किया है, पूरे भारत में किया है एजुकेशन के फील्ड में, अपने आप में अलग है। आज सचमुच में बहुत खुशी हुई कि इस यूनिवर्सिटी के जो अलुमनी हैं, जो वो पूरे विश्व के अंदर में कर रहे हैं, अपने आप में अलग है। और मेरे को एज ए लीडर सबसे ज्यादा जो मजा आया, एक प्लेजर हुआ कि उनकी दिशा, उनका डायरेक्शन, उनका मिशन क्या है। आज उन्होंने मेटा इकोसिस्टम के बारे में बात किया, उन्होंने 3M के बारे में बात किया और जिस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को महत्वता देते हैं, जिस प्रकार वो एक सस्टेनेबिलिटी, एक रेजिलियंस और किस प्रकार से एक अच्छे लीडर को होना चाहिए। देखिए, दोनों स्पेक्ट्रम है। एक तरफ तो आपकी रिसर्च, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, उसमें एक पूरे वर्ल्ड के अंदर में लीडरशिप करना। एक बात पक्की है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, और खास तौर पर उत्तराखंड के लिए ये अगला दशक उत्तराखंड का है और इसमें जो टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगी वो बहुत ही एक बहुत बड़ा एक एंकरेज होगा। सबसे पहले तो मैं पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हर साल वो अपना दीक्षांत समारोह कराते हैं और देश की रैंकिंग में 64 नंबर पे हमारा विश्वविद्यालय है। नेक में भी A ग्रेड में आया है और यहाँ हजारों जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। हमारे लगभग 28 प्रदेशों के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, 12 से ज्यादा देशों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, जो टॉपर आए हैं और अच्छे पैकेज पे यहाँ के बच्चे जो है देश दुनिया में भी सर्विस पे भी जा रहे हैं, देश के हित में भी काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी पास आउट हो रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पास आउट,
इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया एज अ कंट्री इतना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जीडीपी हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, तो इनके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, अगर उनका आप रिकॉर्ड देखिए, प्लेसमेंट्स देखिए, तो ये बस अब ये छा जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आगे जाके। सो मुझे बहुत ही खुशी हुई टू सी 3,000 of our students here today and their parents, and I'm really wishing the very best to all of them to go out and shine, make UPS proud, make Uttarakhand proud, and make our country proud. अच्छी बात है, मतलब 4 साल के बाद जब ऐसा अचीवमेंट होता है तो अच्छा लगता है। एंड करियर वाइज अभी तो मैं जॉब के लिए सोच रहा हूँ, जो मैं कुछ और साल करूंगा, एंड देखते हैं अगर उसके बाद इफ इंटरेस्ट परसिस्ट तो मैं मास्टर्स भी करना के लिए सोच रहा हूँ। एंड मेरा फाइनल एम तो ये था कि मैं प्रोफेसरशिप में जाऊँ, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Right now, like, I'm just proud of my mom and dad. Like, they're also proud of me. So that is one moment for our family. Right now, just focusing on my career right now. I'll obviously, like, pursuing higher studies. So, like, hopefully, like, I'll be able to begin my journey and it will be a wonderful one. Thank you. उत्तराखंड सरकार भले ही सुदूर क्षेत्रों के विकास के दावे करती हो, लेकिन चमोली जिले में गोपेश्वर पोखरी मार्ग सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। 25 से 30 गांवों को जिला मुख्यालय गोपेश्वर से जोड़ता ये मार्ग खस्ता हाल हो चुका है। आलम यह है कि इस मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 1980 में इस मार्ग का निर्माण कराया गया था और आज 42 साल बाद भी इस मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है। संबंधित विभाग लोगों को मार्ग के दुरुस्त करने का कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज भी मार्ग खस्ता हाल है, जो कि सरकार के हर गांव को सड़क से जोड़ने के दावों की हकीकत को बयां कर रहा है। ये मार्ग जो है हमारा जो पोखरी से वहाँ तक देवखाल तक जहाँ तक सलना रोड की बात है, वहाँ पे जनता डेली परेशान है। गाड़ियाँ, इंसान तो जंप मारे पर गाड़ियाँ भी जंप मार रही हैं। विभाग के पास आओ तो अधिकारी लोगों का कहना है कि हम कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं भगवान जाने। वहाँ पे स्थिति देखो, आदमी जंप मार के जा रहा था, गाड़ी के क्या हाल होंगे आने अगर ऐसे वो हम। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर। सहारा पड़ा।